नमस्कार, मी अलका धुपकर. भारत आणि पाकिस्तान संदर्भातले विविध तणाव सध्या समोर येत आहेत आणि संसदेच्या सभागृहामध्ये देखील हाच विषय सध्या वादग्रस्त बनलेला आहे. पण भारत पाकिस्तान संबंध एवढे तणावपूर्ण का बनलेले आहेत? 2012 पासून सातत्याने LOC वरच्या या घटना का इशारा म्हणून मानण्यात येत आहेत? या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत CNN IBN आणि फर्स्ट पोस्ट या वेबसाइटचे राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक प्रवीण स्वामी जी. प्रवीण जी, स्वागत है IBN लोकमत में आपका. सबसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे, अभी ये सारा जो घटनाक्रम है इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? 2012 से लगातार ऐसी घटनाएं लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले आ रही हैं. सिर्फ चले नहीं आ रही है लेकिन बढ़ भी रही हैं. हकीकत ये है कि इसकी कई वजह हैं. पाकिस्तान को लग रहा है कि अफगानिस्तान में जब यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएगा तो वो उनका पोजीशन मजबूत होगा और कश्मीर में दोबारा पूरी तरह वो जिहाद पसंद ग्रुपों को समर्थन दे पाएंगे. लेकिन हिंदुस्तान के लिए इसके बहुत गंभीर नतीजे हुए हैं. जम्मू प्रांत में जैसे कि पिछले साल 28 इंसिडेंट्स थे पूरे साल में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के. इस साल अभी तक ही 42 हो गए हैं और साल के कई महीने बचे हैं. अब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो इनका भारत फौज पूरी तरह जवाब देता है. इस जवाब का कोई इश्तिहार नहीं निकाला जाता, इसकी कोई बातें नहीं की जाती पब्लिक में, लेकिन जवाब पूरा दिया जाता है. और इस घटना की बैकग्राउंड ये है कि पिछले हफ्ते 4 लोग पाकिस्तान के LOC के साइड से कहा जाता है कि हमारे फौजियों ने उठा लिए थे. पाकिस्तान का ये कहना है कि वो आम किसान थे, जड़ी बूटी इकट्ठे कर रहे थे. और हमारे सूत्रों के अनुसार वो 4 लोग जो थे वो मिलिटेंट्स को रास्ता दिखाते थे पहाड़ों के बीच में से. अब सच्चाई क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 4 लोग फिर शायद एक एनकाउंटर में मारे गए. और जो खुफिया एजेंसी के सूत्र के अनुसार जो कहना है कि शायद ये ऑपरेशन पाकिस्तान फौज ने जवाब के तौर पे दिया था. अब इस घटना के पहले भी केल में जो उत्तरी हिस्सा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, उस पे इन्फिल्ट्रेशन होने के वजह बहुत सारे वारदात हुए हैं. उसमें 2 बार पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए हैं. तो एक तनावपूर्ण हालात बन गई है जिसके बीच में एक बड़ी घटना हुई है. ये इतनी गारंटी है कि इस घटना का जवाब भी दिया जाएगा आगे, लेकिन हर घटना को देखते हुए हम में फंसने की जगह हमें बड़ा पिक्चर देखना चाहिए. और बड़ा पिक्चर ये है कि ये घटना बढ़ रही है. हर साल 2011 के बाद हालात बिगड़ी है और इस साल पहली बार 11 साल में माफ कीजिए 2002 के बाद अब भारत की कैजुअलिटीज, हमारे फौजियों के, हमारे पुलिस वालों के कैजुअलिटी जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं वो पहली बार बढ़ी है. और ये एक बहुत ही गंभीर डेवलपमेंट है क्योंकि 2002 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जंग होने को जा रहा था तो पाकिस्तान ने गारंटी दिए थे कि वो कश्मीर में जिहादी ग्रुपों को समर्थन देना बंद करेगा. लेकिन अब लग रहा है कि 11 साल के बाद जिसमें वो वायदा काफी हद तक रखा गया, शायद चक्र दोबारा घूमने लगा है और आगे शायद भविष्य अच्छा नहीं होगा. जी प्रवीण जी, आप कह रहे हैं आगे भविष्य जो है वो चिंताजनक है. जसं प्रवीण स्वामी समजावून सांगतायत की आता जी परिस्थिती किंवा ज्या घटना मांडल्या जात आहेत त्या केवळ अशा वरवर दिसणाऱ्या ज्या घटना आहेत त्या तशा नाहीयेत. या हल्ल्यामागचं सत्य, वास्तव हे वेगळं आहे. हे अधिक जे वास्तव आहे ते तपशीलात त्यांना विचारणार आहोत. पण प्रवीण जी, आगे वाला जो सवाल पूछना चाहूंगी, संसद में इस विषय पर काफी गहमागहमी हो गई है. विरोधकों ने सरकार देश की रक्षा करने में विफल होने का आरोप लगाया है. इस बारे में बहस के बाद आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में सिर्फ भारत पाकिस्तान के मसले पे नहीं लेकिन हर मसले पे हम समझते हैं कि चीखने चिल्लाने से पब्लिक एक पार्टी या दूसरे पार्टी से खुश होगी. हकीकत लेकिन काफी मुश्किल है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक चीज समझते थे कि भारत के हित में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि स्थिरता रहे पूरे रीजन में, पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के रिश्तों के साथ भी, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं रहेगी तो हमारी आर्थिक हालात ठीक नहीं हो पाएगी और इन्वेस्टर्स बाहर से नहीं आएंगे, लोग अपना पैसा नहीं लगाएंगे.
तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने काफी अलग-अलग वक्तों पे कड़वी गोली खाई है और जहां कड़ा जवाब देने का एक टेम्पटेशन था, जहां इच्छा थी, उनने कम से कम किया ताकि वो हालात ना बन जाए जिसमें जंग छिड़क जाए या एक क्राइसिस छिड़क जाए, जिससे आखिर हमारा ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आगे भी ये भारत की पॉलिसी के लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती रहेगी कि एक हाथ पे पाकिस्तान को रोका कैसे जाए जब वो जानबूझ के प्रोवोकेशन करता है, हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह रोका जाए कि हम अपने आप को ना नुकसान कर दें उसमें। और ये किसी भी सियासी पार्टी के लिए या सियासी लीडर के लिए कोई आसान चुनौती नहीं है कि कोई आसान मसला नहीं है। मेरे ख्याल से आगे आने वाले लीडरों को भी 2014 के चुनाव के बाद इस पे बहुत गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। और ये अफसोस की बात है कि कुछ सालों पहले तक दोनों बड़े पार्टियों के लीडरान एक दूसरे से मिलते थे, इन मसलों पे एक कंसेंसस बनता था, दोनों पार्टियों की कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग होती थी इन राष्ट्रीय मसलों पे। लेकिन फिलहाल जैसे 2014 के हमारे भी चुनाव करीब आते रहते हैं, ये ढोल बजाने की आदत और एक टेम्पटेशन रहती है पॉलिटिशियंस को। लेकिन मेरे ख्याल से नारे देने से ऐसे मसले हल नहीं होते, बहुत गर्म स्पीच देने से मसले हल नहीं होते जी, और बहुत ठंडे दिमाग से इस पे सोच होना चाहिए। अगदी प्रवीणजी, तुम्ही म्हणताय तसं की केवळ गरमागरम किंवा भडकाऊ भाषणं करून हा प्रश्न सुटणारा नाहीये. या प्रश्नाला एक इतिहास आहे, त्याचं राजकारण केलं जातंय, पण भविष्यामध्ये हा प्रश्न कसा सोडवायचा यासाठी प्रमुख राजकीय राष्ट्रीय पक्षांनी एकत्र येऊन याची चर्चा केली पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या गंभीर प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये राजकीय पक्ष जे राजकारण करतायत त्या सगळ्या संदर्भात प्रवीण स्वामींसारखे जे अभ्यासक हैं, ते आज नाराजी व्यक्त करता है। लेकिन प्रवीण जी, इस चर्चा में आगे जाते हुए पूछना चाहूंगी, इस वर्ष के प्रारंभ में भी हमने देखा था, जनवरी में पाकिस्तान ने 2 भारतीय जवानों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा था और फिर 5 महीने के बाद इसी तरीके की ये घटना आज सामने आई है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, घटनाएं दोनों साइड की फौजें करते रहती है और ये ऐसी चीजें नहीं है जिसमें एक साइड पूरी तरह बेकसूर है और दूसरा साइड हमले करते रहता है। कोई इसमें दूध में धुला नहीं है। जहां दो फौजें आमने सामने के हालात में हैं तो दोनों साइडों से घटनाएं होती हैं। लेकिन जो ये सारे घटनाओं का जड़ है वो ये है कि पाकिस्तान फौज लगातार जिहादियों ग्रुपों का इन्फिल्ट्रेशन करने में समर्थन कर रही है और पिछले साल से वो इन्फिल्ट्रेशन काफी बढ़ गया है और उसको रोकने के लिए भारत फौज काफी कुछ की है, जिससे जरूर तनाव बना है उस इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। उसके जवाब में पाकिस्तान फौज ने भी कार्रवाई किए हैं जिससे हालात और भी बिगड़ी है। लेकिन इसके जड़ पे जाए तो हमें दिखाई देगा कि पाकिस्तान फौज को लगता है कि भारत से इस वक्त तनाव बढ़ाने में उसको काफी सियासी फायदा है। सियासी फायदा इसलिए है क्योंकि जब से पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान में साथ देने लगा तो कई सारे जिहादी ग्रुपों जिनके पहले पाकिस्तान फौज के साथ अच्छे रिश्ते थे, वो रिश्ते बिगड़े और वो पाकिस्तान फौज पे ही हमले करने लगे। आज की तारीख लगभग 1/3 पाकिस्तान फौज अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी से लड़ने में लगी हुई है और पाकिस्तान के जर्नेलों को ये लगता है, पाकिस्तान के फौज को ये लगता है कि अगर भारत के साथ रिश्ते बढ़े, दोबारा कश्मीर में हालात खराब हुए, तो वो जिहादी जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ, जिनकी इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, वो दोबारा पाकिस्तान फौज से जुड़ जाएंगे एक बाहर के दुश्मन के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से कम इसमें ये साफ दिख रहा है कि एक ये पाकिस्तान फौज का सियासी खेल है। जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाया जा रहा है वो एक मकसद से बढ़ाया जा रहा है और 2014 में जब यूएसए अफगानिस्तान से निकल जाती है, जब वो पाकिस्तान पे कब दबाव लगा पाएगी, तो भारत को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 11 साल से हमने लगभग ये लेके चले हैं कि हालात सुधरेंगे, कश्मीर में हालात बेहतर होते ही रहेंगे। शायद ये आगे इसकी कोई गॅरंटी नहीं रहेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी प्रवीण जी, तुम्ही इशारा देताय, पण या सगळ्यामध्ये जी गोष्ट प्रवीण स्वामी सातत्याने अधोरेखित करतायत,
भारतातली राजकीय व्यवस्था आणि पाकिस्तानमधली राजकीय व्यवस्था यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्कराला असलेलं जे महत्त्व आहे आणि लष्कराला भारत पाकिस्तान संबंध कसे हवेत हे तिथे महत्त्वाचं ठरतं आणि त्यामुळे सातत्याने असे घुसखोर काश्मीरमध्ये घुसवले जात आहेत. पण असं असलं तरी पाकिस्तानचं नवं सरकार आलं आणि त्यानंतर झालेली ही घटना आहे, त्यामुळे पुढच्या भारत पाकिस्तान संबंधावर याचा काय परिणाम होणार आहे हे देखील आपण त्यांना विचारणार आहोत. एका ब्रेक नंतर पुन्हा भेटणार आहोत. राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयातले प्रसिद्ध आणि नामवंत विश्लेषक प्रवीण स्वामी आपल्या सोबत आहेत आणि भारत पाकिस्तान संदर्भातल्या हल्ल्याचं सत्य आपण त्यांच्याकडून जाणून घेतोय. प्रवीण जी, ऐसा माना जा रहा था कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने के बाद हालात में सुधार होगा, लेकिन आज की इस घटना से भारत पाकिस्तान के बीच में जो चर्चा हो सकती थी उसमें बाधा आ सकती है क्या? क्या लगता है? लोग अभी याद कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 5 साल पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऐसी ही बातें की थी. यहां तक उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो जिहादी हैं वो दहशतगर्द हैं, ना कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले, ना कि फ्रीडम फाइटर. जो एक पाकिस्तानी लीडर ने पहली बार कहा था, उनने ये खुली दावत दी थी कि भारतीय कंपनी आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे. लेकिन अफसोस की बात है कि 5 साल में वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि असली राज पाकिस्तान में खासतौर से स्ट्रेटेजिक मसलों पे सियासी लीडर नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान की फौज करती है. कारगिल के पहले हमें याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को पूरी तरह फौज ने समझाया तक नहीं कि वो क्या करने जा रहे थे और नतीजे उसके क्या हो सकते थे. आगे भी ये मसला रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में परम ताकत जो है वो फौज है और फौज के लिए भारत के साथ बुरा रिश्ता बहुत जरूरी है. हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान फौज में एक जनरल को या ब्रिगेडियर को भी बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है. और अगर दो मुल्कों के बीच में अमन रहे तो कल पाकिस्तान में ही बहुत लोग पूछने लगेंगे कि आखिर ये सारे प्रिविलेजेस बेनिफिट्स फौज के लिए क्यों हैं, ये बहुत बड़ा सियासी रोल फौज के लिए क्यों है, और जो ताकत है फौज की, पाकिस्तान फौज की, वो गंवाना नहीं चाहती. और मेरे ख्याल से भारत से इसलिए जल्दी अमन होने नहीं देगी. तो जब हम बातचीत करते हैं सियासी लीडरों से, हमें याद रखना चाहिए कि इन मसलों में इन सियासी लीडरों का कोई ज्यादा रोल नहीं है. और जो भी वो आश्वासन करते हैं, वायदे करते हैं, जी, उनका ही उतना ही वैल्यू है, क्योंकि अंत में फौज ही तय करेगा उसने क्या करना है या नहीं करना है. अगदी प्रवीण स्वामी खूप महत्त्वाचा मुद्दा सांगतायत की लष्कर जे आहे पाकिस्तानमधलं, जसं आपण मगाशी म्हणत होतो, लष्कर या सगळ्यामध्ये अतिशय केंद्रस्थानी आहे निर्णय प्रक्रियेमध्ये. आणि असं असल्यामुळेच हे लष्कर सातत्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर UN कडे जाऊन ज्या तक्रारी करताय भारतीय सैन्याबद्दलचा, त्याचं महत्त्व या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर नेमकं काय उरतं हे आपण ब्रेक नंतर त्यांना विचारणार आहोत. ब्रेक नंतर पुन्हा भेटणार आहोत. प्रवीण जी, एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी. इस बात की चर्चा हमेशा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान UN में भारत के खिलाफ अक्सर अपनी तकरार करता है. पाकिस्तान की इस बात में कितना तथ्य है? बंटवारे के टाइम, हमारे आज़ादी के वक्त, एक यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगाया गया था, जो पहला लाइन ऑफ कंट्रोल था. फिर वो 71 में काफ़ी बदला क्योंकि हमारी फौज आगे निकली. लेकिन एक यूनाइटेड नेशंस का मॉनिटरिंग ग्रुप वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगाया गया. आज की तारीख हमारा ये कहना है कि हम उस लाइन ऑफ मॉनिटरिंग ग्रुप की अहमियत आज हम मानते नहीं है. हमें लगता है कि 1971 के बाद जब दोनों साइडों ने शिमला अग्रीमेंट साइन कर लिया तो इस यूनाइटेड नेशंस की ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन पाकिस्तान लगातार इस ग्रुप को कंप्लेंट देते रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल के इंसिडेंट्स पे. और अगर उन कंप्लेंट्स को आप देखोगे तो देखोगे कि हर बार जब हमने किसी पाकिस्तानी कार्रवाई के बारे में शिकायत की है, तो उसके कुछ वक्त बाद ही पाकिस्तान ने हमारी ऐसी कार्रवाइयों के बारे में भी शिकायतें की हैं. हमें ये समझना चाहिए कि कारगिल में जब कैप्टन सौरभ कालिया और भारत के और फौजी मारे गए थे और उनको टॉर्चर किया गया था,
तो जंग के थोड़े ही वक्त बाद पाकिस्तान ने कंप्लेंट किया कि हमारे स्पेशल फोर्सेस ने कुछ पाकिस्तानी फौजियों को किडनैप किया और उनको भी टॉर्चर किया और मारा ऐसे ही हालात में। ऐसे कई सारे घटनाएं हुई हैं। 1998 में जब बहुत सारे डोडा जिला के रहने वाले थे, हिंदू गांव वाले थे, वो लश्कर ए तैयबा से मारे गए थे। तो पाकिस्तान के एक गांव में वैसे ही वो लोग वहां मारे गए बहुत बुरी तरह, और वहां एक चिट भी छोड़ा गया जो पाकिस्तान का कहना है कि हमारे फौजियों ने छोड़ा। इसकी कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि आपका खून आपको कैसे लगता है। पिछले कुछ सालों में भी ऐसे जवाबी कार्रवाइयों का बहुत एक इतिहास रहा है। जनवरी 2013 में इस साल जो इंडियन सोल्जर्स की बेहेडिंग की घटना हुई थी, जो बहुत गंदी घटना हुई थी, उसके पहले हमने कुछ ऑपरेशंस में उनके फौजी मारे थे। और जैसे कि मैं बता रहा था, इस ऑपरेशन के पहले जिसमें हमारे 5 फौजी मारे गए हैं, पाकिस्तानियों का यह आरोप है कि हमने उनके 4 गांव वाले मारे। अब इन सारी घटनाओं पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे सच्चाई जानना एक पत्रकार के लिए बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन एरियाज में सिर्फ फौजें आमने सामने हैं और कोई इंडिपेंडेंट गवाह तो रहते नहीं हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि कई सालों से जवाबी कार्रवाइयां चल रही हैं सीज फायर होने के बावजूद। दोनों साइड सीज फायर के अग्रीमेंट जो 2003 में हुआ था और फिर 2006 में हुआ था, अभी तक उसका कोई अग्रीमेंट कागज पे उतारा नहीं गया है। दोनों साइडों में बहुत शक है, और अब इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने के साथ ये काफी डर है कि पूरा ये सीज फायर जो अरेंजमेंट है वो टूट सकता है। वो दोनों फौजें नहीं चाहती, क्योंकि जवाबी गोलीबारी में दोनों साइडों के बहुत फौजी 2002 के पहले मारे गए थे। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि दोनों साइड में कोशिश की जाएगी कम से कम हालात को कुछ हद तक सुधारने की। जी, ही परिस्थिती सुधारली पाहिजे असं वाटतंय। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण स्वामी जी, हम बात करने के लिए। आपण ऐकतोय की कुठल्याही प्रकारचा उथळ प्रकारच्या ज्या राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत, हे एक बाजू झाली, पण वस्तुस्थिती या संपूर्ण भारत पाक संदर्भात एलओसी मध्ये सुरू असलेल्या घटना, यामागचं सत्य हे किती वेगळं आहे। त्यामुळे राजकीय नेते जेव्हा पाकिस्तान सोबत युद्ध सुरू करा, युद्ध पुकारा, पाकिस्तानी लष्करी सैनिकांचे मुंडकी कापून आणा, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया देत आहेत, तेव्हा त्या किती उथळ आहेत आणि तथ्यहीन आहेत हे आपल्याला समजू शकतं। आता आपण इथेच थांबणार आहोत। पहा फक्त IBN.